आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। कुछ की शिकायत कि महंगाई काबू में नहीं, कुछ का कहना कि नेता अपने बयानों में बेकाबू, किसी को गम कि 15 लाख रुपए नहीं मिले तो किसी को गुमान कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। बीते 2 सालों में प्रधानमंत्री और सरकार का इकबाल तो बुलंद हुआ है, लेकिन लगता है कि बुद्धिजीवियों, छात्रों और दलितों की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सालों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं नितिन जयराम गडकरी जब भी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी की पहचान संकट मोचक की रही है। पार्टी में रूठों को मनाना हो या विरोधियों को साधना हो, बीजेपी संगठन से लेकर मोदी सरकार में कोई भी संकट हो, सबसे पहले याद किए जाते हैं नितिन गडकरी। आरएसएस के समर्पित सिपाही नितिन गडकरी इस वक्त मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक हैं और उन पर जिम्मा है सड़क और परिवहन मंत्रालय का। 58 साल के हो चुके नितिन गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। गडकरी ने कॉमर्स और कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन में एबीवीपी के जरिए राजनीति से जुड़े, फिर बीजेपी की राजनीति में आए। महाराष्ट्र में 1995 में बीजेपी शिवसेना सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। गडकरी के कार्यकाल में कई बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बने। गडकरी ने पूर्ति ग्रुप का भी गठन किया। चीनी, ऊर्जा, बायोडीजल और एग्रोटेक जैसे कारोबार में उतरे। लेकिन नितिन गडकरी खुद को किसान व्यापारी कहलाना पसंद करते हैं। बीजेपी में गडकरी आम कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। फिलहाल वो देश की सड़कें सुधारने और हाईवेज बनाने के काम में लगे हैं। गडकरी जी, एक तो साफ है 2 साल के बाद कि जितना नाम आपका है काम करने वालों में, वो सबसे अव्वल नंबर पर है। अगर आप देखें पिछले 2 साल में मोदी सरकार को, तो 3 बड़े काम आप क्या मानते हैं? देखो, सबसे महत्वपूर्ण काम अगर हमारी सरकार का है जी, तो हमारी सरकार की नीति को वो दिशाने वाला भी है। हमारे यहाँ जो एआईबीपी में करीब 1 करोड़ 80 लाख के बड़े इरिगेशन के प्रकल्प बंद पड़े हुए हैं। पहली बार सरकार ने इस बार के बजट में, हमारे वित्त मंत्री ने 80,000 करोड़ रुपए की प्रोविज़न उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे 80,000 करोड़ रुपए रखे हैं। उसके साथ साथ जो कैनॉल सिस्टम है उसके लिए भी 20,000 करोड़ साल के हिसाब से 4 साल में 1 लाख करोड़ मिलेंगे। और ये दोनों प्रकल्पों से कम 2 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आएगी और देश का कृषि उत्पादन दुगना होगा। एक रिवोल्यूशनरी काम हमारे सरकार ने ये किया है। ये सब पहला बड़ा काम। दूसरा बड़ा काम ऐसा है कि गरीबी हटाओ की बात करना, राष्ट्रीयकरण करना बैंकों का, ये सब करने के बाद में भी गरीबों ने केवल 3.5 करोड़ बैंकों में खाते खोले थे। पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा हमारे सरकार ने 21 करोड़ 60 लाख लोगों के खाते भी खोले। उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी दिया। और इतना ही नहीं तो 36,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट किया। ये दूसरा बड़ा काम है। तीसरा काम हमारे सरकार का जो है, जो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में है, जो नेशनल हाईवे थे वो करीब 403 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट हुए थे, बंद पड़े थे। हमारे सरकार ने 41 प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया, 21 कैबिनेट डिसीजन लिए और जिसके कारण आज देश में करीब 12-15 प्रोजेक्ट रहे जो 25 से 30,000 करोड़ कीमत के हैं। बाकी सब प्रोजेक्ट थे उस पर हमने काम शुरू कर दिए और फिर से रोड सेक्टर दौड़ने लगा है। ये 3 अचीवमेंट हमारे सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये बार बार कहा जाता है पिछले 2 साल में कि आप बड़े करीब हैं प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री आपकी बड़ी बात सुनते हैं। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री में आपने किस तरह के बदलाव देखे?
देखो, इस देश के इतिहास में पहली बार एक निर्णय करने वाला डिसिसिव प्रधानमंत्री मिला है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला, और देश को अगले 25 साल में एक सोशो इकोनॉमिक विजन देने वाला, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने अपने नज़दीकी देशों के साथ भारत के तो अच्छे संबंध बनाए हैं, और उसके साथ साथ उन्हें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई, यहाँ तक अब वो सभी देशों में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान का मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाई। पिछले 2 सालों में आपने कुछ बदलाव देखा? जो पहले साल में थे वो दूसरे साल में कुछ अलग हों? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना एक कन्विक्शन है, अपना एक स्वभाव है, और उनका टारगेट पक्का है। अपना जीवन उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में देश के लिए समर्पित किया है, और उसी प्रेरणा के आधार पर वो देशभक्ति के रूप में इस कार्य को देखते हैं, और लगातार रात दिन 24/7 काम करते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं। और इसमें उनके मन में भावना यही है कि हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली कैसे होगा, और हमारा देश दुनिया में एक ताकत कैसे बनेगा। कितना बना, कितना नहीं बना, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तो आप सब लोग चर्चा करेंगे। चुनाव में आपका जो नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उससे आप कितने दूर हैं, या वहाँ आ गए हैं, या कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, अच्छे दिन ये कंसेप्ट है। हाँ। जो आपके लिए अच्छे दिन होते हैं वो मेरे लिए अच्छे नहीं होते, जो मेरे लिए अच्छे दिन होते हैं वो इनके लिए नहीं होते। और प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट इज़ ए पॉपुलेशन, और जितने व्यक्ति है उतने सवाल हैं, तो आसमान फटा हुआ है। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सब सवालों के जवाब हमारे पास है, हमारे सरकार के पास है, या नरेंद्र मोदी जी के पास है, पर मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि पिछले सरकार की तुलना में 50-60 सालों में जो काम नहीं हुए, ऐसे अनेक काम इस सरकार ने करके दिखाए, और अनेक काम हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से लोगों के जीवन में काफ़ी प्रमाण में फ़र्क पड़ा है। पर लोगों की अपेक्षाएं और होप्स बढ़ती जाती है। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर है उसको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है उसको कार है, कार चाहिए, कार है उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए उसको हवाई जहाज चाहिए। तो तृप्त जिसको कहे समाधानी व्यक्ति मिलना कठिन है, और इसलिए समस्याएं, सॉल्यूशंस कितने भी निकालते जाएंगे तो भी नई समस्याएं आती रहती है, नई अपेक्षाएं होती रहती है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 2 साल में कांग्रेस की 50, 55, 60 साल की तुलना में हमने अनेक अच्छे काम किए हैं, और देश की जनता में होप जगाई है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो कुछ ऐसा आभास लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोगों को आप ये कहेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी भी अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक प्रोसेस शुरू हुई है परिवर्तन की, और इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी, आपकी सरकार 2 साल में जो काम किया है उसके दावे की विकास दर बढ़ रही है, महंगाई कम हो गई है, तमाम योजनाओं की घोषणा, पानी पर जहाज चलेगा, वो सब ये आंकड़े सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या 2 साल में गरीब की थाली का जो भोजन है उसका दाम कम हुआ है, या उसमें कोई इजाफा हुआ है? इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल है। मनमोहन सिंह जी सरकार थी तब फूड इन्फ्लेशन का रेट 18% था। हमारी सरकार में ये रेट 5-5.5% तक आया है। मनमोहन सिंह जी की और यूपीए की सरकार थी तब हमारा ग्रोथ रेट जीडीपी 4.25% तक था, आया था, आज 7.50 तक आया है। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन पॉजिटिव साइंस देने वाला है, पर जितनी अपेक्षा है लोगों की उसके लिए हमको और साल भी चाहिए और काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जैसे उदाहरण के लिए मेरे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि रोड कंस्ट्रक्शन में 2 किलोमीटर तक आया था, आज 24-25 किलोमीटर तक आया, 12 गुना बढ़ा है। हाँ, एक बात रही, आपने जैसे पूछा कि पानी पर हवाई जहाज, अब ये प्रोसेस में है, क्योंकि एटीसी के जो नियम है उसको फ्लाइंग बोट के रूप में पानी के उतरने वाले हवाई जहाज के नियमों को बदलना है, और जब तक देश में बदलेंगे नहीं तब तक पानी पर उतरने वाला हवाई जहाज नहीं आ सकता। उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। 2 साल में पूरे काम हो जाएंगे ये तो हमने दावा नहीं किया था। तो आपको कांग्रेस को 60 साल दिए, तो हमको भी 5 साल के बाद उसका मूल्यांकन करना उचित होगा। ये जो घोषणाएं आप लोग करते हैं, ये बताते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होगा, उसको सुन के ये लगता है कि जैसे खाना बन रहा है, ये बता रहे हैं, लेकिन किसी की प्लेट में नहीं आ रहा है। मैं आपको इस बात के लिए नम्रतापूर्वक आत्मविश्वास के साथ बताऊंगा कि मेरी 2-2 साल की एक घोषणाओं का कार्यक्रम हो जाए, एक बात का जवाब मैं दूंगा, और एक आधा काम अगर मेरे से नहीं हुआ है
तो मैं नम्रतापूर्वक ये भी स्वीकार करूंगा कि मैं कर नहीं पाया। पर हमारे सरकार ने झूठे वादे नहीं किए। जैसे भी 5 करोड़ लोगों को हम लोग जो विशेष रूप से गैस सिलेंडर और सेगड़ी दे रहे हैं, ये कठिन काम है, पर ये शुरू हुआ है। कुछ सेक्टर अभी भी कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री फिर अड़चन में है, फिर भी हमने कुछ सोल्यूशन निकाले हैं। सीमेंट इंडस्ट्री थोड़ा सा बढ़ रहा है। जब मैं काम कर रहा हूँ मेरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इक्विपमेंट में, इसमें 36% राइज हुआ है। ये जो प्रोक्लेन मशीन और जेसीबीज वगैरह बनाते हैं, 36% राइज हुआ है। तो कुछ जगह अच्छे साइन है, कुछ जगह थोड़े बहुत कम है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव लाइन आज देश को मिल रही है, ऐसा मुझे लगता है। दाल की बात करें, मैं तूर दाल को छोड़ दे रहा हूँ, उड़द दाल की बात करें, यानी 2014 मई की बात कर रहा हूँ, तब कीमत थी 70 रुपये। आज 2016 मई महीना 160 रुपये। पर मैं दाल पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं प्याज पे आना चाहता हूँ, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ प्याज बहुत होता है। जिस तरह के दाम मिल रहे हैं किसानों को, मतलब बोरा भर के ले जा रहे हैं, 1 रुपया मिल रहा है उनको, क्या आपको लगता है कि वो सही है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ प्याज के रेट जब महंगे हुए तो दिल्ली में मोर्चे निकले गए थे, हमारे समय भी। अब प्याज का रेट 2 रुपये है, 1.5 रुपया है, प्याज को भाव नहीं मिल रहा, ये भी चिंता का विषय है जी। दाल का विषय भी आपका सही है। एक समय दाल का रेट 70 रुपये था, अब तो बढ़ा है। हमने पहली बार 5 लाख टन दाल इंपोर्ट करके स्टोर करने की बात भी की है। दोनों बातें अपने आप सही है, पर इसका संबंध है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप ये देश की समस्या रही है। 70,000 करोड़ के हमने हवाई जहाज खरीदी किए, पर इस देश में हमारे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। और इसलिए मैं आपको बात जो बताना चाहता हूँ, कुछ बातें इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसीज़ है उसके साथ जुड़ी हुई है, कुछ बातें डिमांड और सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। और डिमांड के सप्लाई के साथ जो बात जुड़ी है उसके लिए सरकार की कमी है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक टेक्नोलॉजी निकाली है रेडियो रेस की, जिससे आम या प्याज उसमें रेस पास कर जाएंगे तो उसका शेल्फ लाइफ 6 महीना होता है। अब दिल्ली में, कलकत्ता में अगर हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के 4 गोडाउन बना देते हैं तो हमारे पास जब सस्ता होता है प्याज, तब हम उसको स्टोर कर देंगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये आप जैसे उड़द दाल की आपने बात की, ये बात सही है कि हमको क्रॉप पैटर्न बदलना होगा, और क्रॉप पैटर्न बदलने में भी सरकार की नीति महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए इसके बारे में सजग होकर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, 10 साल में किसकी कमी हो सकती, किसकी नहीं हो सकती, आज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, इसके आधार पर सही इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, इसमें कुछ बातों में अगर कमियां होगी तो उसको सुधारना होगा। गडकरी जी, जैसे मैं दिबांग के इस बात से सहमत हूं कि आप इस सरकार के सबसे ज़्यादा काम करने वालों में अव्वल मंत्री हैं। आपकी सरकार के अब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं तो कई इंडेक्सेस बने हैं सर्वेक्षणों के आधार पर। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स की संडे मैगजीन ने एक बिग डेटा फर्म के साथ मिलकर बनाया है, मिंट अखबार ने रिजर्व बैंक के सर्वेस के आधार पर बनाया है, मेरी अपनी संस्था सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने एक इंडेक्स बनाया है। ये देख के आपको क्या ताज्जुब नहीं होता या थोड़ा सा अफसोस नहीं होता कि ये सारे के सारे इंडेक्स जो हैं आपकी सरकार के बारे में नकारात्मकता की शुरुआत का संदेश दे रहे हैं? अब आपने अभी इतना पूरा ब्यौरा बताया, उसमें तो आप तो बहुत सकारात्मक हैं अपनी सरकार के काम के प्रति। आप डेडलाइन दीजिए कि वास्तव में 20% हर साल महंगाई बढ़ जाती है गरीब लोगों के लिए, उनकी महंगाई कब होगी, रोजगार कब होगा और निवेश कब आना शुरू होगा? देखिए, पहले बात तो ऐसे कि अलग अलग जो इंडेक्स है उसमें जो बातें बताई गई है उसके प्रति हम लोग सीरियस हैं। इसके 2 कारण हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी भी बहुत बड़े क्राइसिस से जा रही है, चाइना की इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आई है, और 2-3 बातें आपने जिसका उल्लेख नहीं किया वो भी है कि हमारा एक्सपोर्ट कुछ जगह कम हो रहा है। मुझे लगता है कि डॉलर और रुपीस के फ्लक्चुएशन में भी हम लोग रुपीस को और मजबूत करना चाहते थे, उसमें भी हमको और सफलता जितनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं मिली है। दुर्भाग्यवश हमारे 2 साल में सूखा पड़ा है, बरसात ठीक से नहीं हुई है, और देश की इकोनॉमी का संबंध बरसात से होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी अच्छी स्थिति में नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसी परिस्थिति तैयार हुई है कि कोई बैंक का, जो मेरे सेक्टर में मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज बैंकों में पैसा होने के बाद भी कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, डर रहे लोग। और मेरे आपसे इतना अनुरोध है, आपकी कुछ बातें बिल्कुल सच है, उसको स्वीकार करने के बाद में भी 5 साल के बाद सभी इकोनॉमिक पैरामीटर और इंडेक्स का स्टडी जब होगा और उसकी तुलना पुराने सरकार के 10 साल के साथ जब होगी, तब उस पैरामीटर्स के आधार पर निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन करते हुए हमारे बारे में कुछ बातें भी कहने लगोगी तो जरूर आपने कहनी चाहिए। जब आप महाराष्ट्र में थे आपने बहुत सारा रेड टेप काटा, जीआर्स
सब आपने कैंसिल किए और किस तरह कॉन्ट्रैक्ट जल्दी होना चाहिए, सड़कें कब आप 5-5 महीने 6-6 महीने में आपने फ्लाईओवर्स बनवाए। यही अपेक्षा मोदी सरकार से भी थी। अब आपके मंत्रालय में वो कम होते दिखता है, लेकिन और मंत्रालय में वो कम होते नहीं दिखता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आप पावर प्लांट लगाएं तो 90 क्लियरेंसेस लगते हैं, होटल लगाएं तो 120 क्लियरेंस लगते हैं। तो आपकी सरकार कह रही है कि हम ये क्लियरेंस जल्दी करेंगे। महत्व ये नहीं है कि आप जल्दी करेंगे, महत्व का सवाल अप्रोच का ये है कि आप ये क्लियरेंसेस क्यों करें। आपका ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे अगर पूछा जाएगा तो ये समस्याओं का हार्ट है। हमारी सरकार ने, मेरी जानकारी के अनुसार, मोदी जी के पास जब पहली बार हम सब मंत्री बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि हर आदमी मुझे इतना बजट चाहिए, ये चाहिए। तो बोले ये बात छोड़ दो, तुम्हारे बजट में, तुम्हारे अधिकार में जितने कानून बने हैं इतने कानून पहले तुम सुधार करो। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो एक व्यक्ति, वो सवाल जवाब होते एक खड़ा हुआ, उसने मुझे पूछा 1870 कानून नंबर ये, 1905 कानून नंबर ये। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? बोले मैं आपके डिपार्टमेंट के कानून की बात कर रहा हूँ। बोला 1870 हमारा डिपार्टमेंट हो? बोले आया आपका कानून 1870। मैं घर ऑफिस पे आया और मैं लिटरली इतना अस्वस्थ था कि मैंने सब एक्ट मंगा है और उसकी पुंगली बनाई और मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, इसको फेंको डस्टबिन में, पूरे कानून कैंसिल करो और नया कानून तैयार करो। अब मैंने वो पूरे कानून कैंसिल किए, नया एक मॉडल एक्ट बनाया। अब नया मॉडल एक्ट 4 मिनिस्ट्री को वेटेज करना पड़ता है। अब मैं, आपके यहाँ भी परमिशन राज है? नहीं, देखो ये सिस्टम है। हमने अभी, मैं वेटेज करते समय एक डिपार्टमेंट ने 1.5 महीना फाइल रख दी। अब जैसे उदाहरण के लिए मोदी जी ने 850 एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए हैं, पर देश को बदलने के लिए 5000 डिसीजन की जरूरत है और वो लगातार हम मंत्रियों को करिए, हमारा काम है। अब मेरे डिपार्टमेंट में मैं दिखा तो मेरा माथा भड़कता, तो मैं बोलता हूँ मैं मंत्री हूँ, हटाओ इसको, फेंको इसको, तोड़ दो, ये नहीं होना। अब दुर्भाग्यवश 1 मिनट बनती है, मिनिस्ट्री की कोई मीटिंग होती है, अब वो नियम है कि इसके लिए कमेटी बने, पर जो मिनट्स बनते हैं वो कितने दिन में साइन करें इसका नियम नहीं है। तो बड़ा बड़ा 1000-1500 कोई भी बड़ा काम हो, वो मिनट्स बनने के लिए महीना लगता है, क्योंकि साइन करने के लिए। मीटिंग के लिए 1.5 महीना, मिनट्स साइन करने के लिए 1 महीना, तो समय जाता है। जो आप शंकर आपने सवाल पूछा है, नटशेल में हिंदुस्तान के सक्सेस स्टोरी का ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, मिनिस्ट्रियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, करप्शन फ्री, और आपको जो निर्णय करना करो ना, आपको रिजेक्ट कर रहा तो फाइल को रिजेक्ट करो, 3 दिन के ऊपर फाइल नहीं रखना। तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार करने का बहुत भरकस प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। इसमें अड़चन कहाँ आ रही, बात रुक कहाँ रही है? देखिए सर, ये ऐसा है कि सिस्टम को सुधारना ये भी इतना आसान नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट में एक चेक 16 टेबल पर साइन करने के लिए जाता था, 16 टेबल पर। फिर मैंने 16 लोगों को बुलाया। अब मुझे बोलने में वैसे ही फक्कड़ हूँ, तो मैंने कहा क्या आप 16 लोगों को लक्ष्मी दर्शन लेना है क्या, कि ये 16 जगह क्यों चेक घुमा रहे हो? फिर अब उसके बाद, उस समय हमारी FA महिला थी, बोले सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, स्क्रैप करो इसको। अब उसको सुधार किया, अब 2-3 लोगों के साइन से होता है। ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है और जो सामान्य व्यक्ति को तकलीफ देते हैं, चीड़ निर्माण करते हैं, हमने उसमें बहुत सा काम किया है, पर और भी बहुत काम करना बाकी है। आप जो कह रहे हैं उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। 100%। हाँ, तो इसका तो 2 साल हो गए, अभी तक आप लोगों को ब्लूप्रिंट इसका बना लेना चाहिए था इसकी। और इसकी छोटी सी बात, 10 साल लगेंगे इसको होने में। आप क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके एक बास्केट में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सच है कि इस देश के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की आवश्यकता है। दूसरी बात, 101% ये सच है कि हमारी सरकार ने आने के बाद 40 से 50% सुधार करके सिस्टम को काफ़ी सुधारा है और कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें और ज़्यादा काम, सरकार 2 साल ही हुए हैं। अब ये कानून बदलना, पुराने निकालना, ये भी एक प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा, इसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये बात कई दिनों से हो रही है, इतना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इतना। एक जो सबसे बड़ी अड़चन इसमें है वो फाइनेंसिंग की है। रास्ता कॉन्ट्रैक्ट देना और उसका एक टाइम बाउंड डिलीवरी करवाना, एंड लिंक टू दैट कि जो आपने अभी कहा रूल्स ऐसे बने हुए हैं, तो ये रूल्स का जो एक साइमल्टेनियसली चेंज होना, कि जब तक
वो आपका प्रोजेक्ट वायबल हो जाएगा, तब तक रूल्स भी चेंज हो जाए होंगे। तो ये कहाँ पर ये फंस रहा है? आपने भी ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। अब जो टेंडर मैं निकाल रहा हूं, जो दिया, उसका 9 महीने फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो रहा। मेरे पास प्रोजेक्ट की लिस्ट है। ये आपके लिए और मेरे लिए बड़े आत्मपरीक्षण का प्रश्न है। तो मैंने नाम नहीं बताऊंगा, पर 2 बैंकों के चेयरमैन को मैंने बुलाया, 9 महीने फाइनेंशियल क्लोजर नहीं कर रहे। एक ने कहा सर 4 महीने में रिटायर्ड हो रहा हूँ, मेरे पीछे CBC CBI और लगेगी सर, थोड़ा सा क्यों मुझे निर्णय करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हो। देखो देवांग जी, आज मैं मंत्री हूँ, कल नहीं रहूँगा, आज हमारी सरकार है और को नहीं रहेगी। ऐसा माहौल तैयार किया है कि कोई भी कर्जा लेता है तो वो चोर है, और कोई भी बैंक मैनेजर सैंक्शन करता है तो वो भ्रष्ट है। ऐसे देश नहीं चलेगा। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम। इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, सैक देम। अब आप हर डिफॉल्टेशन के लोन के लिए बैंक मैनेजर के पीछे CBI लगाओगे, CBC लगाओगे, मीडिया में छापोगे, निर्णय होगा। एक आधे इंडस्ट्री को आप फाइनेंस करते हो, 25 साल तक वो बराबर ब्याज भरता है, तब कंसल्टेंट अच्छा है, तब मैनेजर अच्छा है। और अचानक एक दिन अगर वो कोई अड़चन में आता है, डिफॉल्ट होता है, तो बैंक मैनेजर बदमाश है, उसका कंसल्टेंट बदमाश है, उसको रेटिंग करने वाला बदमाश है। ऐसा माहौल अगर देश में होगा तो कौन निर्णय करेगा? इसलिए आपने और हमने सबने मिलकर ये जो आज देश में पैसा होने के बाद भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक इस प्रकार का एक, देखो ये मुझे कहते हुए दर्द हो रहा है, ये जो वातावरण तैयार हुआ है इसको हमको बदलना होगा। और इसलिए मैंने बैंकों को बुलाकर कहता हूँ, मैं कंफर्ट देता हूँ आपको, मैं कुछ गारंटीज देता हूँ आपको, लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, पर आप अब निर्णय करिए। मैंने 10,000 नहीं 12,000 किलोमीटर के काम दिए हैं। 1,80,000 करोड़, 2 लाख करोड़ के काम मैंने रोड सेक्टर में भी दिए। फाइनल फिगर मैं आपको बताऊंगा, पर ये मेरी सच है कि मेरे 20-25 काम ऐसे जो मैंने दे दिए, वर्क ऑर्डर पर काम नहीं शुरू हुआ क्योंकि फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ। चुनाव जब चले तो आपके बड़ा सहयोग किया रामदेव जी ने। वो पिछले दिनों शो पर थे, काले धन पर हमने उनसे सवाल पूछा था, उनका जवाब सुन लेते हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं, राम जेठमलानी तो बहुत ही कड़ा बोल रहे हैं। बाबा रामदेव लग रहा है कि अब ये छोड़ के अपने बिजनेस में लग गए हैं, इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस बारे में हमने मोर योग अपना लिया है। थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे। बोले क्या, बोलने लायक है ही नहीं। मतलब नहीं पता। आपने वादा किया था काला धन आएगा, इसलिए तो लाए तो नहीं ना। बोले क्या, अब लोग कहते बाबा बयान तो पहले भी बहुत देते थे, अब बयान क्यों ला के दो। हम ला नहीं सके तो मौन हो गए। जहां बोलना है वहां बोलते हैं। अब आपको बोलने से क्या फायदा, आप तो काला धन लाने वाले हैं नहीं। तो आदरणीय अमित शाह जी को बोलते हैं, छेत्री जी को बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि भाई देखो आपकी और हमारी सबकी साख बट्टे पर लगी है, जल्दी ले आओगे तो फायदा होगा, नहीं तो लोग कोसेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि हमारा जब कैबिनेट तैयार हुआ तो पहले कैबिनेट मीटिंग में, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, काले धन लाने के लिए SIT बनने का निर्णय पहले कैबिनेट के मीटिंग में हुआ। फिर हमने उसके ऊपर कानून में सुधार भी किए। एक बात हुई है कि अब काला धन बाहर बनना बंद हो गया है, पर जो काला धन लाने के लिए हमने जो स्कीम बनाई उसके आधार पर थोड़ा बहुत पैसा आया है। पर जिस प्रकार का उस समय हम कहते थे और जो चित्र हमने खड़ा किया था उतने प्रमाण में ये पैसा आया नहीं, ये सच है। इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और जो आश्वासन हमने जनता को दिया था, जिसका उल्लेख रामदेव जी ने किया है, आगे आने वाले समय भी हम इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, न जीत का कारण समझ में आता है न हार का कारण समझ में आता है, हम चलते रहते हैं। अडानी के लिए, अंबानी के लिए, किसी उद्योगपति के लिए हमने कोई फेवर नहीं किया। हमारे बीच में ऐसे नो बॉल पर क्रॉस बैट से खेलकर आपको न्यूज देने वाले कुछ प्लेयर्स हैं। सवाल कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। गडकरी जी, पॉलिटिकल सवाल पर देखें तो एक आपका जो नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, चुनाव दर चुनाव जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो ऐसा होता भी नजर सा आ रहा है, पर आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में एक विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ताकि आप पर अंकुश रखे, आपको सुझाव दे, आपको रोके, आपसे लड़े, मोर्चा निकाले? देखो, इस देश की कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है,
और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के यशस्विता के लिए विपक्ष भी जिम्मेदार और स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे एक रेलवे की ट्रेन 2 चक्के पर चलती है बैलेंस होकर, जितना महत्व रूलिंग पार्टी का है उतना महत्व अपोजिशन पार्टी का भी है। और दोनों ने गुणात्मक आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए काम करना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन था कि हम लोग कांग्रेस के विरोधी है तो हम कांग्रेस को हराएंगे और भाजपा का सब जगह शासन लाएंगे। वैसे ये कांग्रेस मुक्त भारत में जो बात है कि हम पूरे देश में, पूरे राज्यों में हम जीत के आएंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कांग्रेस का एक प्रकार से अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी मजबूत बने, अच्छा नेतृत्व बने, जो राजनीतिक गलतियां हमारी उसके ऊपर हमारे ऊपर अटैक करें और देश के विकास में गुणात्मक रूप से सहयोग भी करें और हम दोनों मिलकर लोकतंत्र को भी यशस्वी करें और देश को आगे लेकर जाए। अगले चुनाव में जनता ने हमको हटाया तो उनको चांस मिलेगा, उनको हटाया तो हमको चांस मिलेगा। तो ये तो चलते रहता है। जैसे एक समय टीवी पर 10 चैनल रहती है, हम लोग कर देखते रहते, जो अच्छा कार्यक्रम होता वो देखते रहते, तो चलते रहेंगे। जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि असम की जीत और ये जो नतीजे आए हैं वो 2 साल का जो केंद्र सरकार का कामकाज है उसका मैंडेट है एक तरीके से। तो केरल और असम अगर उसका है तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो मत प्रतिशत कम हुआ है उसको क्या कहेंगे? और इससे पहले बिहार और दिल्ली के जो नतीजे थे उसको क्यों नहीं केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाना चाहिए था? देखिए, पहले बात तो ऐसी है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरल, ये तीनों स्टेट में हम नहीं के बराबर थे और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज इस समय हमको मिला है, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। रही आसाम की बात, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हम लोग आसाम में अपने बदौलत सरकार बना रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। स्वाभाविक रूप से बिहार और दिल्ली में हमारी जो हार हुई, ये हार बिहार में जो हुई उसका कारण तो मैं साफ बताऊंगा कि कांग्रेस, लालू जी और नीतीश कुमार जी तीनों साथ में आएंगे। अगर लोकसभा में भी आते तो भी हमको लोकसभा में वो यश नहीं मिलता। दिल्ली की हार हमारे लिए विचारणीय है और इसलिए जब कोई भी सरकार आती है तो कुछ चुनाव हारते हैं, कुछ चुनाव जीतते हैं, ये चलते रहता है। सवाल बार बार ये उठ रहा था कि ये विकास की जीत हुई है या जिस तरीके की राजनीति हुई है पोलराइज, उसकी जीत हुई, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार। इसलिए देखो, जीत जीत होती है, हार हार होती है। विजय के पिता अनेक होते हैं, पराभव अनाथ होता है। मुझे एक हिंदी के हास्य व्यंग्य कवि शरद जोशी, उनकी एक कविता बड़ी अच्छी लगती है। वो बहुत सिंपल शब्दों में बोलते थे। उनने कहा था, अभी वो नहीं है, बहुत अच्छा लिखते थे। उनने कहा, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही दुनिया का सच है। अनेक बार ये पता नहीं चलता कि हम क्यों जीते हैं और अनेक बार इस बात का पता नहीं चलता कि इतना करने के बाद हम क्यों हारे। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है। न जीत का कारण समझ में आता है, न हार का कारण समझ में आता है, हम चलते रहते हैं। गडकरी जी, आप एक आइडियाज़ मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आप शायद एक लौते मंत्री हैं जो कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री को बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ आपके पास ही आइडियाज़ हैं और मंत्रियों के पास नहीं, और या कि और मंत्रियों के पास है वो डरते हैं आइडियाज़ देने के लिए? आप हर राजनीतिक नेताओं के ग्रास रूट पर जाकर उसका एनालिसिस करिए। मेरा ये दुखद विषय है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और अपने ज़िले में सेवा के भाव से काम करता हूँ और 15,000 लड़कों को मैंने रोज़गार दिया है। पर कभी दिल्ली में किसी ने मुझे उद्योगपति कहा। अब मैं उद्योगपति बनता तो मेरे जैसा कंक्रीट के क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर बनता पैसे कमाने के लिए। दुर्भाग्य युवा की ग्रास रूट पर कोई काम नहीं करते। हर बहुत पार्टियों में नॉन प्लेइंग कैप्टन्स की संख्या बहुत हुई है और इसलिए मैं आपको एक बताऊंगा, ग्रास रूट पर समाज के सुख दुखों के साथ जुड़कर काम करने वाला समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये सही में राजकारण है। और ये जो सत्ता कारण है, ये केवल कौन, ये जो है ये चुनाव, ये केवल पावर पॉलिटिक्स है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो समाजकरण करने वाले कोई भी पार्टी के नेता हों, उनके कार्यों को आप प्रोत्साहित करिए और जो नहीं करते उनको एक्सपोज करिए। आपने कहा कि आपने ग्रास रूट लेवल पर काम किया हुआ है, लोगों की समस्याओं को जाना और समझा है, इसलिए बहुत सारे आइडियाज़ आप देते हैं। क्या मोदी गवर्नमेंट की, मोदी कैबिनेट की एक सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा से आते हैं, उनका सीधे जनता से कोई जुड़ाव नहीं है और इसी वजह से उनके फैसलों में भी उसका असर दिखाई देता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। राज्यसभा से आए हुए मंत्री भी बहुत प्रतिभाशाली है और उनमें भी आइडिया दे। दूसरी ये भी बात सच नहीं कि मैं केवल आइडिया देता हूँ। ऐसा है कि मैं अपना दिन भर एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स,
इनोवेटिव स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर, ये मेरा पैशन है। अब दुर्भाग्यवश मेरी मिनिस्ट्री का इसके साथ कोई संबंध नहीं। एक मैंने ग्रामीण विकास मंत्री था तो मैंने एक वेबसाइट खोली थी, बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन, और इसके लिए मैं बहुत मानता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को। उनको मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय में बुलाया था और उन्होंने उस वेबसाइट को ओपन किया था, बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन। आप मीडिया में ये चलाइए, बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन, और इस पर लोगों को बताइए, बहुत सी आइडिया लोगों के काम में आएगी। गडकरी जी, अच्छे दिन आए कुछ लोगों के तो ज़रूर हैं, और ख़ासतौर से आपका जो बंदरगाह वाला पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अडानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं, उनका एकाधिकार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, सिर्फ देशी में नहीं विदेश में भी। ये आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कॉरपोरेटाइजेशन के बारे में भी बात है कि बहुत आपने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि ऐसा नहीं है, यूनियंस भी लगातार सवाल उठा रही हैं, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपकी सरकार और ख़ासतौर से आपका मंत्रालय बहुत बड़े निवेश की तरफ भी जा रहा है। देखो, पहली बात तो इसका सच उत्तर देने में मैं थोड़ा संकोच कर रहा था, पर आपने जो बात कही मैं आपको सच बता देता हूँ। इस साल हमारे 12 मेजर पोर्ट और हमारे 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन ने 6000 करोड़ का पहली बार देश में ऑल आर इन प्रॉफिट्स, हमने मुनाफा प्रॉफिट कमाया। अडानी का जो पोर्ट है जो गुजरात में है वो 1.6% नीचे गया, और हमारा पोर्ट जो है वो 2.68% बढ़ा है। सच्चाई ये है कि अडानी का बिज़नेस कम हुआ है और हमारा बिज़नेस बढ़ा है। ये मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आपने जब ये बात कही इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। दूसरी बात, अडानी को हमने कोई पोर्ट नहीं दिया है। अभी केरल की कांग्रेस की सरकार ने जो नया पोर्ट बनाना था उसके बारे में टेंडर निकाला गए थे। टेंडर निकालते समय उसमें अडानी का टेंडर आया था, और इसलिए वहाँ में बहुत चर्चाएं चल रही थी उसको देना या नहीं देना। तो एक बार मैंने साफ कहा कि देना है तो रिजेक्ट कर दो, हमारा कोई संबंध नहीं, हम नहीं कह रहे इसको दे रहे, जो सब्सिडी वो हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद केरल के कांग्रेस के कैबिनेट ने मीटिंग लेकर उस पोर्ट को अडानी को दिया। उसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं गया था। और ये एक परसेप्शन है, ये गलत बात है कि कभी ये अंबानी का नाम लेकर, अडानी का नाम लेकर पॉलिटिकली लोगों को कंफ्यूज करना। जब कन्विंस नहीं कर सकते तब लोगों को कंफ्यूज करने की बात होती है। अडानी के लिए, अंबानी के लिए और किसी उद्योगपति के लिए हमने कोई फेवर नहीं किया। हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, ई टेंडर के बिना कोई काम नहीं करते, और पूरा करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारी सिस्टम काम कर रही और आगे ऐसे ही करेगी। अभी आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से लेके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे काम नहीं होते, लेकिन महाराष्ट्र में ये देखा गया कि शिवसेना और बीजेपी दोनों सत्ता में है और दोनों में इतने भयानक झगड़े हो रहे हैं। इसके वजह से जब पॉलिसी पैरालिसिस है या वहाँ काम नहीं हो रहे, उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? देखो, पहली बात तो ऐसा मैं मराठी पेपर पढ़ता नहीं, दूसरी बात ये कि मैं मुंबई जाता नहीं। मेरी एक आदत है कि मेरे को जब काम मिलता है तो मैं अपना काम छोड़कर बाकी कामों में ध्यान नहीं देता। ये मेरी अच्छाई भी है और मेरा नेगेटिव पॉइंट है। अब इसलिए मुझे महाराष्ट्र में मैं चाहते हुए भी कोई ध्यान नहीं डाल सकता। अब ना बीजेपी शिवसेना का क्या ना मेरा काम है ना मेरी जिम्मेदारी है। गडकरी जी, एक बीमारी जो देखी जा रही है कि बयान बहुत दाएं बाएं आ रहे हैं, पर परेशान करने वाले बयान कई वो भी आ रहे हैं जो आपके मंत्रियों के हैं। ये देखिए, एक बयान सुनिए। शाहरुख खान देश के कलाकार हैं, पता नहीं वो शरीर तो यहाँ है, मन कहीं और रहता है किसी और देश में। मेरा आग्रह होगा कि मन जहाँ रहे आदमी वहीं रहे, और जहाँ शरीर रहे उसी की बात करनी चाहिए। हमारी पार्टी माँ बेटों की, पिता पुत्रों की या पब्लिक लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। और ये बात सच है कि हम अनेक सालों में अपोजिशन पार्टी में काम कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी की टेम्परामेंट को आने के लिए थोड़ा समय लगता है, और इसलिए हमारे बीच में ऐसे नो बॉल पर क्रॉस बैट से खेलकर आपको न्यूज़ देने वाले कुछ प्लेयर्स हैं। पर हम उनको बताते कि भाई साहब, अब सत्ता में आए हो, अभी क्रॉस बैट से मत खेलो, और नो बॉल पर 1 रन मिलता है, उस पर बैट बीच में मत डालो। पिछले दिनों ये आपने चित्र देखा होगा, जो बजरंग दल के जो चित्र आए हैं, उसमें राम नायक जी ने भी कहा, जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, कि भाई वो आत्मरक्षा के लिए ये सब कर रहे थे। क्या आप इसको सही मानते हैं? कैसे देखते हैं आप उन चित्रों को? हम कोई गोलियां चलाना नहीं चाहते, कोई इसमें हमारी संस्कृति ऐसी नहीं, हमारा इतिहास ऐसा नहीं, हमारी विरासत ऐसी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप तक कुछ मुगल राज बादशाह ने भले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए होंगे, हमने एक भी मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई लाठी घुमाता है, कोई ट्रेनिंग देता है, उसको एकदम इस प्रकार के स्वरूप में क्यों ले जाते हो? जैसे कोई वो जो जूडो कराटे सिखाते हैं,
इसके पीछे ये केवल एक ट्रेनिंग की बात है। हम लोग किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते, हम हिंसा के विरोधी हैं और शांति के पक्ष में हैं, और हम लोग विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ना चाहते हैं। और ऐसी कोई बात जो है इसका संबंध कोई आतंकवादी संगठन या किसी के साथ अटैक करने से नहीं है। गडकरी जी, आप जब भाजपा के अध्यक्ष थे तब मऊ गए थे और वहाँ आपने दलितों को भाजपा से जोड़ने का एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चलाया था। अभी जो हाल में जो ये रोहित पमुला का जो प्रकरण हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कि दलित भाजपा से दूर हो गए हैं? उसके लिए देखिए, पहली बात तो ऐसी है, ये जो हैदराबाद का मामला है, मैं इसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, पर ये तेलंगाना की सरकार जो बीजेपी के नहीं है, उन्होंने जो कोर्ट में एफिडेविट किया है उसके बारे में, उन्होंने उसके जात के बारे में एफिडेविट में कहा, वो वेरीफाई करो। दूसरी बात, आदमी उसके जात से बड़ा नहीं होता, जात पंथ धर्म भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। पर जिस घटना का आपने उल्लेख किया है, मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का लंदन का घर महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया। इंदू मिल के ऊपर जगह अटकी थी, आज पहली बार भव्य स्मारक बनाने के लिए, इतने बड़े के लिए अनुमति मिली। हमारे नागपुर की दीक्षा भूमि का काम मैंने और देवेंद्र जी ने दोनों थे तब हमने काफ़ी पूरा किया, आज उसको पर्यटन क्षेत्र का दर्जा मिला। हम लोग सबका साथ सबका विकास, सब जात पंथ धर्म भाषा के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, यही हमारे मिशन है, यही हमारी विजन है और यही हमारा थिंकिंग है। और ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, ये फिर से नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एक ही प्रार्थना आपको करूँगा कि ऐसी घटनाओं को जातीयवादी रंग देना, ये कुछ पॉलिटिकल नेताओं का एक प्रकार से बिजनेस बना हुआ है, जिसमें फियर शब्द का अर्थ होता है डर। कुछ पार्टियों को माइनॉरिटी के मन में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मन में और गरीब के मन में बीजेपी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति डर पैदा करना है, फियर पैदा करना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। आपने जो कहा कि पड़ोसियों से संबंध सुधारे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से जो संबंध है वो बात जस की तस बनी हुई है, उसमें कुछ सुधार हो ही नहीं पा रहा? क्या ये एक बड़ी बात है जब तक विदेश मंत्री? हम लोग पाकिस्तान और भारत दोनों भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, और हमने अब हमारा दोनों देशों ने ध्यान इकोनॉमिक क्राइसिस और सवालों पर डालना चाहिए, और भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरने चाहिए। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से आते हुए डायरेक्ट लाहौर गए और वहाँ प्रधानमंत्री जी के यहाँ मिले, उनके शादी में शरीक हुए, और हमने हमारे तरफ से ये इंटेंशन जाहिर किया कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं। पर उसके बाद जो घटना हुई हमारे देश में पठानकोट की, वो जानते हैं। इसके बावजूद भी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, आतंकवाद के सामने दबेंगे नहीं, पर हमारी रिलेशनशिप सुधारने की लगातार कोशिश करते रहेंगे, यही हमारी नीति होगी। और अब वक्त है रैपिड फायर का। देखना है नितिन गडकरी 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। किसके ज्यादा करीब खुद को पाते हैं, मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी? अगर भगवान आपसे कहें कि आप एक वर मांगिए तो आप क्या मांगेंगे, राम मंदिर या काला धन की वापसी? सवाल कहां से ढूंढकर लाते हो? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ, और ये दौर रैपिड फायर। गडकरी जी, आपने ये शो पहले किया हुआ है तो आपको रैपिड फायर के बारे में पता है कि 5 सवाल, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन पास। तो आप तैयार हैं? शुरू करूं? मेरा पहला सवाल है कि आप किसके ज्यादा करीब खुद को पाते हैं, मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी? दोनों के करीब हूं मैं स्वयंसेवक होने के नाते मोहन जी मेरे प्रांत प्रचारक थे, मेरे मार्गदर्शक हैं, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप में मेरे नेता है और दोनों के मार्गदर्शन में मैं काम करता हूँ। पर ज्यादा किसके करीब पाएंगे? दोनों के। तो आप ये छोड़ दे रहे हैं सवाल? पास। बिल्कुल, मैंने जो कहा मैंने जवाब दे दिया। चलिए, दूसरा सवाल आप जानते हैं हमेशा कुछ पर्सनल किस्म का होता है। इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर भगवान आपसे कहें कि आप एक वर मांगिए तो आप क्या मांगेंगे, राम मंदिर या काला धन की वापसी? देखिए, भगवान अगर मुझे एक वर मांगने के लिए बोलता है तो मेरी मातृभूमि, मेरा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हो और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, यही वर मैं मांगूंगा। जी, पर इन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? दोनों से ज्यादा मेरे को देश के लिए ये महत्वपूर्ण लगता है, यही वर मैं मांगूंगा। ये भी पास कर दे रहे हैं आप?
आप ज़्यादा बड़ी हार किसको मानते हैं, बिहार की हार को या दिल्ली की हार को? देखो, कोई हार नहीं होती। मैं रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र का एक वाक्य मैं अक्सर याद रखता हूँ। जब वो पूरी तरह से बहुत प्रताड़ित किए गए और उनको रहने के लिए भी एक जगह नहीं मिल पाई, तब उनके वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी लड़ाई में हारने के कारण कभी समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब समाप्त होता है। हार हुई या जीत हुई, हमने लड़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही मेरे लिए फिलॉसफी है। ये सवाल भी पास। गडकरी जी, आज आप क्या कर रहे हैं? चौथा सवाल, शिवसेना लगातार सरकार में रहकर सरकार की आलोचना कर रही है, तीखे बयान दे रही है, केंद्र सरकार के बारे में भी बोल रही है। क्या शिवसेना जो बोल रही है उस पर बीजेपी को चुप रहना चाहिए या बीजेपी को अपने संबंध शिवसेना से तोड़ लेने चाहिए? आप ये चारों भी सवाल कहां से ढूंढ कर लाते हो? देखिए, पहले बात तो ऐसी है, इसका जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति का जो अभी तक है उसका निर्णय हमारे अध्यक्ष अमित शाह ही कर पाएंगे। मैं फिलहाल इन सब विवादों से, चर्चाओं से काफ़ी दूर हूँ और अपने काम पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है। इन राजनीतिक प्रश्नों से न मेरा कोई संबंध है, न मेरी कोई प्रतिक्रिया है। ये भी पास। आखिरी सवाल, ये तो जवाब दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आसाम में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना या नहीं करना, मैं पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो एक मंत्री हूँ, ये पार्टी के अध्यक्ष का काम है और उचित समय इसका निर्णय वो करेंगे। ये भी पास, पांचों पास। मैं आपसे आखिर में फिर ये पूछता हूँ, पिछली बार आपने गाना बताया था, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। 2 साल हो चुके हैं, कौन सा गाना आपको ध्यान आता है? हम होंगे कामयाब या बहुत कठिन है डगर पनघट की? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये गाना है। चलिए, आपने छोड़ो कल की बातें सुनाया, उसके लिए मैं आपको ये गिफ्ट देता हूं। वैसे आप पहले नेता हैं जिन्होंने 5 पास कर दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।